नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शिवसेना का निशान और नाम एकनाथ शिंदे को जैसे ही मिला, उसके बाद से महाराष्ट्र की विधानसभा में जो शिवसेना को कार्यालय आवंटित था, उस पर भी एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा हो गया। इसके बाद आपको बता दें कि जो यहां लोकसभा सचिवालय में शिवसेना के नाम से जो कमरा था, उसको भी एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया गया। इसी सब को देखते हुए जो बीएमसी है, उस बीएमसी के कार्यालय को भी शिवसेना से ना छीन लिया जाए, इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे गुट के जो पार्षद हैं, उन्होंने उस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया था। उनको उम्मीद थी कि ये कार्यालय भी जाएगा, और जाना तो है, क्योंकि जब निशान और नाम वो एकनाथ शिंदे को मिल गया, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पार्टी के नाम से कार्यालय जो आवंटित हैं वो सब कानूनन एकनाथ शिंदे को मिलने ही हैं। लेकिन जिस तरह की ये जिद पर अड़े हुए हैं, उसको देखते हुए, हालांकि जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उनका कहना यह था कि हम कार्यालय, प्रॉपर्टी, इस पर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं और उनके लिए हमारा सम्मान है, हम आपस में विवाद नहीं चाहते। लेकिन पार्टी के जो विधायक या सांसद हैं, उनको मीटिंग करना, उनका बैठना और वहां से पार्टी की गतिविधि करना, उसके लिए सचिवालय जो हैं, चाहे वो लोकसभा हो फिर चाहे वो विधानसभा हो, वहां तो हमें कार्यालय चाहिए ही। और इस तरह से जो नगर पालिका है यानी बीएमसी है, उसमें भी जो कार्यालय है, निश्चित रूप से वो खाली करना ही पड़ेगा। आप आराम से नहीं करेंगे तो बल प्रयोग होगा। टकराव की स्थिति एकनाथ शिंदे गुट करता दिखता नहीं है। उसका एक कारण यह भी है, ओ भाई, कुछ दिन पहले तो सब एक ही थे, अब अलग अलग गुट हुए हैं। उस अलग गुट के कारण से आपसी मनमुटाव नहीं चाहते, ये एकनाथ शिंदे की शराफत है। लेकिन अब उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में कपिल सिब्बल जी ने बहुत बार कोशिश की कि वो जो सीजेआई की खंडपीठ के सामने गए, वहां वो बार बार कह रहे थे कि देखिए जी, जो फंड है उसको भी एकनाथ शिंदे ले लेंगे, जो कार्यालय है उसको भी एकनाथ शिंदे गुट ले लेगा, तो इस पे तत्काल सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे तो नहीं लगाया है, सुनवाई के लिए जरूर उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब एक तरफ जहां जो विधायक हैं, पहले से उनकी मान्यता का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब एक नई एप्लीकेशन जो गई है, इस पर भी सुनवाई अब शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर निर्णय करता है, इसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अभी तक के जो इस तरह के मामले सबके सामने आए हैं, चिराग पासवान की पार्टी, हमने लोक जनशक्ति पार्टी देखी थी बिहार में, उस समय भी चाहे चुनाव आयोग हो, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो चिराग पासवान को हाथ पीछे खींचना पड़ा था, क्योंकि ये कानून है भाई, और कानून में पार्टी का सिंबल और पार्टी की मान्यता किसको मिलेगी, ये चुनाव आयोग फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज आप करिए, सुप्रीम कोर्ट में सबको जाने की आजादी है। लेकिन अभी तक के जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसी पर मोहर लगाई गई है। तो इतना मान लीजिए, अभी तक के ऐसा लग रहा है कि ये उद्धव ठाकरे के लिए एक झटका है, और इस झटके में उनको राहत मिलने की खबर तो नहीं है। लेकिन इस सब में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उसमें आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे तो कि जो चुनाव आयोग है वो तो प्रधानमंत्री का गुलाम है, इसको भंग कर देना चाहिए। तो सवाल यह है कि एक पार्टी क्या आपसे छिन गई, पूरा चुनाव आयोग आपने घोषित कर दिया कि इसको भंग कर दो, तो फिर इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे? उद्धव ठाकरे जी, आपके हिसाब से इलेक्शन होगा? कैसे आप इलेक्शन कराएंगे? एक संवैधानिक संस्था है, उसको आप कह रहे हैं कि वो एक पीएम की गुलाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2014 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, जितने भी राज्यों में हुए हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो सीधा आरोप लगा दिया। एक संस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं जो राज्यों में निष्पक्ष चुनाव के लिए जानी जाती है। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उपचुनाव महाराष्ट्र में भी हुआ है। वहां जिस तरह से बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे गुट ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, उनकी एक संवेदना थी कि अपना ही एक हमारा शिवसैनिक था, उसकी मृत्यु हुई, फिर उनकी पत्नी वहां से खड़ी हुई, तो ये एक सम्मान उन्होंने दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे के व्यवहार से कतई नहीं लग रहा कि वो इस सम्मान के पात्र हैं।
संजय राउत उनके साथ हैं, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं। वो अब कह रहे हैं कि साहब मुझे तो मारने के लिए सुपारी दे दी गई है। एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, जो सांसद भी हैं, उस पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया और वो कह रहे हैं श्रीकांत शिंदे जो है वो लोकसभा के सदस्य भी हैं और एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। उन पर सीधा आरोप संजय राउत ने लगा दिया कि मुझे मारने की सुपारी दी गई है। ठाणे के एक अपराधी का नाम भी उन्होंने लिया है। अब आप सवाल यह है कि आप सत्ता में जब तक बैठे थे तो क्या आप भी इस तरह का कुछ कर रहे थे? तो आरोप तो लगे थे कि आप एकनाथ शिंदे को, यह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे का मर्डर कराना चाहते हैं। तो जिस तरह की ये अफवाहबाजी चलती है, जिस तरह की बयानबाजी चलती है, इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की आबो हवा को ये खराब करने की एक कोशिश है, लोगों को भड़काने की एक कोशिश है। इससे होगा कुछ नहीं भाई। संजय राउत आप बयान जितना दे रहे हैं, इसका लाभ आखिर मिल किसको रहा है? जितनी बयानबाजी करेंगे उससे उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना बची हुई है उसकी छवि खराब हो रही है। और जनता का तो यह कहना है, महाराष्ट्र की जनता का खास तौर पे, कि उद्धव ठाकरे के जो ये आज हाल हैं, जिस तरह से आज शिवसेना के दो टुकड़े हुए हैं, जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा ये उद्धव ठाकरे ने पीछे छोड़ा और सत्ता की प्राप्ति के लिए सारे नियम कायदे कानून छोड़ दिए, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पीछे छोड़ दी, उसके पीछे यदि कोई व्यक्ति है तो वो संजय राउत है। अब उनको वो संजय राउत दिखाई नहीं दे रहा, ना उन्हें समझ में आ रहा है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो ये दुर्दशा आज हुई है ये कभी नहीं होती। आपका मान सम्मान भी बना रहता, आपकी पार्टी भी बनी रहती, कार्यकर्ता आपके साथ रहते, यदि आप बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़ते नहीं। लेकिन आपको लगा के सत्ता महत्वपूर्ण है। और अभी भी चाहे उद्धव ठाकरे हो, अभी चाहे संजय राउत का बयान हो, वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 2024 में सब खेल खत्म हो जाएगा, यानी एक साल के बाद तो वापसी हम ही करेंगे। और वो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार तो गायब हो जाएगी। सपने देखिए, विचार देखिए कि वो अपनी कमी नहीं खोज रहे हैं, अभी भी वो दूसरे की कमी ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए कोई गलती मैं कर रहा हूं, मेरी गलती का कारण, और हमारे तो शास्त्रों में कहा है आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घट रहा है, हमारे संत समाज की तरफ से यह बताया जाता है कि इसके लिए केवल आपके कर्म जिम्मेदार हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा फल आपको मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करोगे बुरा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कभी भी अपने जीवन में अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए दूसरे को दोषी बताता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अपनी कमियां नहीं ढूंढता। और जो व्यक्ति अपनी कमी ढूंढता है, अपना एनालिसिस करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी के साथ तो नहीं हो रहा। इस देश में ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में हैं वो केवल एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ऐसी अनेक पार्टी हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने पर अगर मोदी जी आते तो इस देश का कोई भी विपक्षी पार्टी बचनी नहीं थी। कोई राज्य ऐसा नहीं बचना था जहां भाजपा की सरकार ना होती, सभी जगह होती। हिमाचल में भी होती। हिमाचल में क्यों बनने देती मोदी को, अगर वहां कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व भी नहीं था, कोई प्रचार के लिए भी नहीं गया था, शायद उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी सरकार आ जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन मोदी का गुलाम होता तो किसी की भी मान्यता रद्द करा देते। तो यह आरोप जो है निराधार है, यह सारी देश की जनता जान रही है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं, वो सामना में लेख लिख रहे हैं, उनकी हर बात में दिखाई दे रहा है कि वो मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। और ये वही गलती है जो गलती कांग्रेस ने की, जो गलती आम आदमी पार्टी ने की। मोदी पर प्रहार जितना कोई भी करेगा, इस देश की जनता मोदी के बारे में सब जानती है। मोदी कोई देश के लिए नए नहीं है। उनको सब जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए कोई फेवर नहीं करता, जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कोई लाभ राजनीति का नहीं उठाता, वो व्यक्ति राजनीति के लिए कोई गलत काम क्यों करेगा, किसी पर गलत प्रहार क्यों करेगा, एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों करेगा। और इसलिए देश में इस बात की चर्चा है कि आज उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ है, इसके बाद भी
सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हां, वो ये जरूर कहते हैं असली हिंदुत्ववादी पार्टी तो हम ही हैं। तो जनता सवाल पूछ रही है महाराष्ट्र की कि भैया आप असली हिंदुत्ववादी थे तो पालघर के साधुओं की हत्या पर आपने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में आपने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। कंगना रनौत के घर बुलडोजर चलाया तब आप क्या बोल रहे थे? उखाड़ लिया। ये भाषा है? आप कभी नोटी बता दे रहे थे और उसके निमित्त आपने गाली दे दी थी उस महिला को। तो महिलाओं की रक्षा के लिए बनी हुई शिवसेना महिलाओं के ही अपमान पे उतर गई, लोगों को परेशान करने पर उतर गई, और इसके कारण से आत्ममंथन आत्मचिंतन करने के बजाय आप यदि दूसरे का दोष बताकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहेंगे, अपनी दुर्दशा के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताएंगे, तो निश्चित जानिए कि आपका अभी और पतन होना बाकी है। तो ये जो हो रहा है इस पर आप सोचते हैं कि भाई आप जो है श्रीकांत पर आरोप लगा दें, एकनाथ शिंदे के बेटे पर, तो जनता की सहानुभूति मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए भ्रमित तो कर सकते हैं जनता को, लेकिन मूर्ख नहीं बना सकते। आज मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप जो नैरेटिव चलाना चाहते हो वो भी चलता नहीं। और मीडिया ने वो दौर देखा है कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, किस तरह के अत्याचार महाराष्ट्र की जनता पर, जो शिवसेना पर सवाल उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उन पर और मीडिया पर भी किया जा रहा था। और इसलिए अब इससे ज्यादा और क्या होना है? अब केवल होना यह बाकी रह गया है कि जो भी भ्रष्टाचार के केस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के समय में हुए हैं, अब वो एक एक करके खुलने चाहिए। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि उसके लिए जो भी दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एकनाथ शिंदे अब ये ना देखें कि ये मेरे पुराने शिव सैनिक हैं, मैंने इनके साथ काम किया था, उनको अब इस मामले में सख्ती करनी चाहिए। और जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे एकनाथ शिंदे के बेटे पर जो आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर आरोप लगा दिया संजय राउत ने कि मेरी हत्या के लिए सुपारी दे दी गई है। इतना बड़ा आरोप, उनसे पूछना चाहिए। पुलिस में उल्टा एफआईआर कराए श्रीकांत, और वो पूछें कि भाई आपने किस बिना पर मेरे ऊपर नाम लेकर आरोप लगाया है, सिद्ध करिए, वरना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको जेल में डालना चाहिए। कोई भी कुछ भी मुंह में आता है बक देता है। संजय राउत ने जो ये बयान दिया है, इसके कारण से क्या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, शिवसैनिक भड़क सकते हैं? और ये तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे की जान को खतरे में डाल दिया। जिस तरह का ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही हटे हैं बौखलाहट हो गई है। सत्ता से जाते ही क्या इस तरह से झूठे आरोप लगाकर आप जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाना चाहते हैं? यह नहीं होगा। आपसे कार्यालय चला गया, नाम चले गए, और फिर भी आप कोशिश में हैं कि किसी तरह आप जो है महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाकर बीएमसी का चुनाव जीत जाएं। लेकिन अब जो हालात हैं, जिस तरह का माहौल है, अब उद्धव ठाकरे गुट की वापसी सत्ता में नहीं होनी। अब जब केस खुलें, अगर एकनाथ शिंदे को बैठे हुए अभी टाइम हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला निपट जाए और एक तरफ निर्णय हो जाए, अभी कोर्ट में है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस करवट बैठेगा, क्या फैसला आएगा, और इसलिए एकनाथ शिंदे अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि जिस दिन ये फैसला आ गया 2, 4, 10 दिन में, उसके बाद ये संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, इनके पुराने सब केस खोले जाएंगे और महाराष्ट्र में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें एक एक करके परतें खुलेंगी, तो ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।